एवरीवन, सभी का वार्म वेलकम है वाइट योर इंग्लिश ट्यूटर पे। आज सुबह का द हिंदू का फर्स्ट एडिटोरियल पढ़ने वाले हैं। लाइव्स एट स्टेक इसका टाइटल है। ये आर्टिकल लिखा हुआ है काउ विजिलेंटिज्म पे। काउ की हत्या के नाम पे लोगों की जब हत्याएं होने लगती हैं, देश में मर्डर्स होने लगते हैं, तो ये कितना जानलेवा है आम पॉपुलेशन के लिए। चलिए शुरू करते हैं इस क्विज़ के साथ में अपनी क्लास को पढ़ते हुए सिर्फ ट्रांसलेशन में खो मत जाना, साथ में ग्रामर वोकैब को लेके चलना है। हर तरह के क्वेश्चंस इस क्विज़ में आपको मिलेंगे। जो चीज़ें आपसे शेयर की जाएं क्लास के लास्ट में, उन सबको इस क्विज़ पे अप्लाई करना है। सॉल्यूशंस आपसे तभी करवाएंगे लास्ट में ही। आइए क्लास को शुरू करते हैं। ऑलराइट, कह रहा है जी लाइव्स एट स्टेक। देखिए स्टेक वर्ड जो है ना, इसका मतलब होता है दांव। दांव समझते हैं ना, दांव। और लाइव्स का मतलब होता है जिंदगियां। एट स्टेक ये फ्रेज होता है इंग्लिश में, इसका मतलब होता है दांव पे होना। अगर लाइव्स एट स्टेक है ना, तो इसका मतलब है कई जिंदगियां अब दांव पे हैं। याद रखें ये फ्रेज ऐसे ही बनेगा, एट स्टेक। इसको आप ऑन स्टेक, विद स्टेक ऐसा नहीं लिख सकते हैं। इसी तरीके से एट के साथ में इसको चलाना है। इसको एट रिस्क, इन डेंजर, अंडर थ्रेट भी बोल सकते हैं। अब देखें किसकी लाइफ एट स्टेक है भाई। बात कर रहा है ऑन रिकरिंग इंस्टेंसेस ऑफ अटैक बाय सेल्फ स्टाइल्ड काउ विजिलेंटिस। कह रहे जी बात हो रही है उन इंस्टेंसेस की, उन घटनाओं की, उन एपिसोड्स की जो रेकरिंग नेचर के हैं, जो बार बार रीअकर हो रहे हैं, दोहराए जा रहे हैं। अच्छा, ये कौन सी घटनाएं हैं? ये घटनाएं हैं हमलों की, अटैक की, जानलेवा हत्याओं की। और ये किन के द्वारा हो रही हैं? ये हो रही हैं जी ऐसे काउ विजिलेंटिस के द्वारा, ऐसे गो रक्षकों के द्वारा जो सेल्फ स्टाइल्ड हैं, जिन्होंने अपना खुद का स्टाइल बनाया हुआ है। स्टाइल क्या है इनका? अगर इनको किसी पे शक होगा तो ये वहीं रोड पे ही इंसाफ करने की कोशिश करेंगे, उसके साथ पे काउ विजिलेंटिज्म के बहाने रोड पे ही उसको पकड़ेंगे, उस आदमी को मार देंगे, काट देंगे, है ना। तो ये काउ विजिलेंटिज्म की बार बार घटनाएं देश में हो रही हैं और जिंदगियां अब दांव पे लगी हुई हैं। चलिए अब डिटेल से देखेंगे इस आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है। टाइटल पैराग्राफ से वर्ड सारे पकड़ लो जो जो आपको समझ में आ रहे हैं। एट स्टेक आपको बता दिया, इसके साथ हमेशा एट लगेगा, ऑन मत लगा के आना। रेकर वो चीज़ करती है जो बार बार री प्लस में अकर होती है। अकर मतलब होना, री मतलब बार बार, तो रेकर मतलब किसी घटना का बार बार घटित होना। इंस्टेंस मतलब घटना, इवेंट या एपिसोड्स। विजिलेंटी वर्ड आपको कल ही करवाया था। विजिल से आपने बनाया है विजिलेंट। विजिल मतलब सावधानी, विजिलेंट मतलब सावधान, ऐसा आदमी जो चौकन्ना हो। और इसी से आप बनाते हैं विजिलेंटी, आगे ई लगा के। विजिलेंटी वो क्रिमिनल्स होते हैं जो कानून को बचाने के बहाने कानून को अपने हाथ में लेते हैं। जैसे इनको कहीं पता लग गया कि चोरी हुई है, तो ये चोर को पुलिस के पास नहीं लेके जाएंगे, जिस पे शक है ना चोरी का, उस आदमी को ही मार देंगे। आ रही बात समझ में? तो ये इतनी सावधान हो गए हैं कि कानून को और जस्टिस को बचाने के लिए ये कानून खुद हाथ में लेके चलते हैं। एक्चुअल में है तो ये भी क्रिमिनल्स, लेकिन अपने आप को जस्टिफाई करते हैं अपने अच्छे इरादों के बहाने। समझ में आ गया विजिलेंटी? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, टाइटल पैराग्राफ को देखेंगे। आज वोकैब बहुत हैवी है अपने आर्टिकल में। कह रहा है जी द कर्नाटका पुलिस मस्ट एक्ट विद अलैक्रिटी इन ब्रिंगिंग मर्डरर्स टू बुक। कह रहा है जो कर्नाटका पुलिस है उसको एक्ट करना चाहिए, हरकत में आना चाहिए। और किस चीज़ के साथ भाई? विद अलैक्रिटी, अलैक्रिटी के साथ, फुर्ती के साथ। अलैक्रिटी मतलब फुर्ती, स्विफ्टनेस, निम्बलनेस, क्विकनेस। तो बड़ी फुर्ती के साथ में कर्नाटका पुलिस को हरकत करनी चाहिए, हरकत में आना चाहिए। और क्यों आना है? ये अलैक्रिटी दिखानी है ब्रिंग करने में मर्डरर्स को बुक तक। इन हत्यारों को, जिन्होंने काऊ को बचाने के नाम पे किसी को मारा है, इन हत्यारों को ब्रिंग टू द बुक करने तक, इनको कानून के दायरे तक लाने तक। ब्रिंग समवन टू बुक एक इडियम है, फ्रेज है इंग्लिश में। इसका मतलब होता है किसी गुनहगार को कानून के शिकंजे में कसना, उसको पकड़ के लाना, केस चलाना, सजा देना। तो ब्रिंग समवन टू बुक करते हैं आप। समझ में आ गया सेंटेंस? वोकैब हैवी है लेकिन घबराना नहीं है। अच्छी वोकैब वाले आर्टिकल्स तो अपने लिए अपॉर्चुनिटी की तरह हैं, कभी कभी मिलते हैं, भरपूर अपने इनका फ़ायदा लेंगे। पुलिस आपका सब्जेक्ट है, मस्ट एक्ट इसकी वर्ब है। अलैक्रिटी बड़ा कॉमन सा वर्ड है, बहुत बार आ चुका है। फुर्ती को, क्विकनेस को, निम्बलनेस को बोलते हैं। ब्रिंग समवन टू द बुक ये इडियम है, आपको बता ही दिया, किसी आदमी से इंसाफ करना, उसको कानून के शिकंजे में, दायरे में लाना। चलिए अब जल्दी से इस आर्टिकल की सारी वोकैब पे नज़र मारेंगे ताकि इसको अपने स्मूथली पढ़ सकें। उसी के साथ में एक लाइक और एक शेयर क्लास को ज़रूर से दें। काफ़ी वक्त लगता है इस क्लास को प्रिपेयर करने में, नोट्स वगैरह मैं ऐड करता रहता हूँ ताकि आप अच्छे से सीख पाएँ।
आपके लाइक्स और शेयर से क्लास को बहुत रीच मिलती है दूसरे स्टूडेंट्स तक, है ना, ज़रूर से। और उसी के साथ में जिन प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स ने ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, वाईटी ऐप को डाउनलोड करो, आपकी अपनी ऐप है। फर्स्ट कमेंट में इसका लिंक रखा है इसी वीडियो के नीचे। ऐप पे आपको मिलेंगे कोर्सेज फॉर राइटिंग एसएससी एंड बैंकिंग। राइटिंग कोर्स में डिस्क्रिप्टिव लिखना सीखते हो, यूपीएससी या किसी भी एग्जाम के लिए, ऐसे समरी रिपोर्ट प्रेसी। ऑलमोस्ट 60 to 80 आवर्स का कोर्स है। अच्छे ढंग से करोगे तो इंडिपेंडेंटली राइट करना सीख जाओगे इन इंग्लिश। ये कोड लग रहा है, इसको लगा करके आप फ़ायदा ले सकते हैं आज मिडनाइट तक 475 में। अभी इसका प्राइस बढ़ने वाले हैं नेक्स्ट मंथ से, उससे पहले फ़ायदा जरूर से लें। बैंकिंग कोर्स के अंदर आपको पूरा बैंकिंग का सिलेबस, क्लरिकल और पीओ, प्रीलिम्स और मेंस का प्लेंटी ऑफ प्रैक्टिस सेशंस के साथ में कवर करवाया जाता है। तो सही अप्रोच देख करके कैसे मार्क्स को बूस्ट करना है, ये बैंकिंग कोर्स में सीख सकते हैं। इसी तरीके से एसएससी के कोर्स में एसएससी के सभी एग्जाम्स का प्रीलिम्स और मेंस आपको तैयार करवाया जाता है। एक एक वैरायटी के क्वेश्चन को डिटेल्ड अप्रोच के साथ में करना सिखाया जाता है। कोर्सेज से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, ये टीम का नंबर है, आप इस पर व्हाट्सअप करके टीम से बात कर सकते हैं। ऐप का लिंक इसी वीडियो के फर्स्ट कमेंट में रखा हुआ है। चलो जी, अपनी वोकैब शीट है। आज मैंने एक नया इनिशिएटिव लिया है वोकैब शीट में। देखो नीचे तो सारे वर्ड्स आपको मिलेंगे, ये जो आप देख रहे हो ना, वोकैब बैंक है अपना, तकरीबन 1000 से 1200 वर्ड्स इसमें होंगे इंपॉर्टेंट वाले। तो ये वर्ड्स तो आपको मिलेंगे ही, साथ ही साथ जो भी एडिटोरियल पढ़ाया जाएगा उसकी एक डेट के साथ में शीट ऐड कर दी गई है इसके बिगनिंग के अंदर, और इसको वो अपने डेट के साथ आगे बढ़ाते जाएंगे। तो मान लीजिए जो बच्चा आज से 6 महीने बाद एडिटोरियल्स पढ़ने शुरू कर रहा है, वो आज इस आर्टिकल को पढ़ना चाहता हो तो इस वोकैब शीट को खोल के 4 अप्रैल 2023 की शीट पे आएगा और इस आर्टिकल के सारे वर्ड्स को निकाल लेगा। ठीक है, नीचे सारे इकट्ठे करके क्वेश्चन बैंक में तो डली गए हैं, यहाँ से इनको वर्ड्स को मैंने नहीं हटाया ना, यहाँ तो सभी सारे इकट्ठे मिलेंगे आपको। चलो, आज के वर्ड्स हैं स्कर्ज से लेकर के डॉडल तक, 6-7 वर्ड्स हैं अपने पास। हस्बेंड्री भी इसमें आ जाएगा। स्कर्ज का मतलब होता है एक ऐसी चीज़, एक ऐसी समस्या जो या तो डेथ या मिजरी को आपको कॉज करे। हिंदी में बोलते हैं स्कर्ज का मतलब आफत या बीमारी, है ना। बीमारी वैसे भी हो सकती है, कोई डिसीज़ भी हो सकती है, या कोई ज़िंदगी में आफत आ गई, वो भी आपके लिए स्कर्ज है। कोविड-19 हैज़ प्रूव टू बी अ हेल्थ स्कर्ज। कोविड-19 प्रूव हुआ है एक हेल्थ से जुड़ी हुई बीमारी, हेल्थ से जुड़ी हुई आफत, है ना, स्कर्ज। अब देखो, आफत को, बीमारी को इन सभी वर्ड से बताया जाता है। अफ्लिक्शन, कर्स, बेन, टेरर, प्लेग। वर्ड जो आज आप आर्टिकल में देखेंगे वो है स्कर्ज। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़े। नेक्स्ट वर्ड है जी वीनल। वीनल वर्ड को वीनियल वर्ड से जो है बिल्कुल भी वीनियल वर्ड से कंफ्यूज नहीं करना है। वीनल का मतलब होता है ऐसा आदमी जो डिसऑनेस्ट हो, जो करप्टिबल हो, जिसको कुछ पैसे दे करके गलत काम करवाया जा सकता हो, जिसके ईमान, जिसके मूल्य और सिद्धांत बड़े कमज़ोर हों। वीनल ब्यूरोक्रेट्स आर द आर्च एनिमी ऑफ द नेशन। करप्टिबल जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो नेता बाबू हैं, वो चिर प्राचीर दुश्मन है, सबसे बड़े एनिमी हैं देश के, ऑफ द नेशन। तो वीनल का मतलब आप समझ गए, ये वर्ड आर्टिकल में आएगा आज। अब जो दूसरा वर्ड है जिससे ये कंफ्यूज नहीं करना है वो है वीनियल। वीनियल का मतलब होता है मामूली सा, और क्या चीज़, कोई एरर, कोई गुनाह, कोई जो है क्राइम, ऐसी गलती, ऐसी एरर, ऐसी गुनाह जो बहुत मामूली सा हो, जिसको नज़रअंदाज करना बड़ा आसान सी बात हो, वो कहलाएगा वीनियल। ठीक है, तो ये मामूली सा वाले वर्ड से वीनल, इस वर्ड को कंफ्यूज नहीं करना है। चलिए, वीनल के कुछ सिनोनिम्स भी हैं, वो भी दिखा देते हैं आपको। डिसऑनेस्ट या ब्राइबेबल, इसके 2 सिनोनिमस वर्ड्स हैं। नेक्स्ट वर्ड पे आओ, पर्सपिकेसिटी। देखो, अभी तो बता रहा हूँ आपको, देख के समझ में आ रहा होगा ये विजडम है, पर्सपिकेसिटी, है ना। एग्जाम कंडीशंस में ऐसे वर्ड याद नहीं आते हैं, तो जितना इनको देखोगे, रिवाइज करोगे, बोलोगे, लिखोगे, तभी ये दिमाग में बैठेंगे और रीडिंग में आएंगे बार बार। पर्सपिकेसिटी आपके दिमाग के जुझारू होने की क्षमता, आपकी समझदारी, आपकी विजडम। इंडिया नीड्स लीडर्स ऑफ प्रूवन पर्सपिकेसिटी। इंडिया को ज़रूरत है ऐसे नेताओं की जिनकी समझदारी साबित हो, जिनकी समझदारी के सब लोग जिसकी समझदारी से वाकिफ़ हो, है ना, जिनको सब लोग जानते हों। चलिए, समझदारी के लिए, विजडम के लिए एक्यूमन, एक्यूटी, जजमेंट, श्रूडनेस, इंसाइट, सभी सिनोनिम्स हैं। आज एक्यूटी नाम का वर्ड आर्टिकल में देखेंगे। आपकी एक्यूटी और आपकी एक्यूमन आपकी सूझबूझ है, हर चीज़ में जो आप लगाते हो ना, वो आपकी एक्यूटी या एक्यूमन कहलाती है। अगला वर्ड है ब्रेजन। ब्रेजन का मतलब है जी कोई ऐसी चीज़ जो शर्मनाक तौर पे डिस्ग्रेसफुल हो। आपने किसी बड़े को, अपने घर में किसी बड़े से, मान लीजिए मुंह जबानी कर रहे हो आप, और कैसे कर रहे हो, खुलेआम कर रहे हो, सब लोग आपको देख रहे हैं, तो ये आपका ब्रेजन बिहेवियर है। डिसग्रेसफुल तो है ही, शर्मनाक तो है ही, लेकिन आप कर इसको रहे हो बेशर्मी के साथ। ठीक है, तो बड़ी गंदी चीज़ होती है ब्रेजन। शी इज़ इन अ हैबिट ऑफ टेलिंग ब्रेजन लाइज। उस लड़की को आदत है, हैबिट है शर्मनाक झूठ बोलने की, खुलेआम शर्मनाक, है ना, शेमलेसली है, डिस्ग्रेसफुल।
चलिए, ब्रेजन को इंसोलेंट और इम्प्यूडेंट दो एडवांस्ड वर्ड से बताया जाता है। आज इंसोलेंट नहीं देख रहे हैं, लेकिन इम्प्यूडेंट वर्ड आर्टिकल में देखेंगे। अगला जो वर्ड है अपने पास वो है जी कंडोन, बहुत बार आ चुका है। कुछ लोग इसको कॉन्डन बोलते हैं, है ना, इसको डन बोलते हैं, डन, और इसको कौन बोल देते हैं, कॉन्डन, ऐसा नहीं, यह है कंडोन। कंडोन का मतलब होता है जी गलत चीज़ को इग्नोर करना, आंखों देखे मक्खी निकल जाना। क्योंकि आपके घर का आदमी कोई गलत काम कर रहा है तो आप उसको इग्नोर करेंगे, सामने वाला करेगा तो आप उसको पॉइंट आउट करेंगे, है ना, तो वही वाली बात होती है कंडोन करना। नो डेमोक्रेटिक स्टेट कैन कंडोन द यूज़ ऑफ वायलेंस। कोई भी डेमोक्रेटिक स्टेट जो है, जनतांत्रिक देश जो है, नज़रअंदाज नहीं कर सकता हिंसा के इस्तेमाल को, यूज़ ऑफ वायलेंस को। इसको डिसरिगार्ड या टर्न अ ब्लाइंड आई टू समथिंग भी बोलते हैं। किसी चीज़ की तरफ ब्लाइंड आई को टर्न कर रहे हैं तो बड़ी नेचुरल सी बात है, उस चीज़ को आप देख करके भी अनदेखा कर रहे हैं, ठीक है। इसको, हाँ, कंडोन को अगर याद करना हो ना तो देख करके भी अनदेखा करना, कंडोन करना। चलिए, डॉडल आप जानते ही हैं, टाइम को वेस्ट करना या डिले करना किसी एक्शन को लेने में। वे आपको पता है सुबह आपको 10 बजे उठना है ना, पर आप ऐसे ही 10 से 10, 5, 10, 10, 10, 15 तक बेड में पड़े हो, आपको पता है मैं आगे लेट हो जाऊंगा हर चीज़ के लिए। जो आप जो है ना ये काम कर रहे हो, ये होता है डॉडल करना, ठीक है। लेट लतीफ़ी या टाल मटोल करना डॉडल कहलाता है। टाल मटोल और लेट लतीफ़ी के लिए सभी वर्ड्स होते हैं लिंगर, लेज, डिथर, प्रोक्रास्टिनेट, और एक एडवांस वर्ड है डिली डली, ठीक है, डिली डली। ये वर्ड आर्टिकल में देखेंगे टाल मटोल के लिए। द कंपनी फायर्ड इट्स डॉडलिंग एम्प्लॉइज आफ्टर गिविंग देम सेवरल वार्निंग्स। कंपनी ने निकाल दिया नौकरी से, फायर कर दिया अपने टाल मटोल करने वाले या आलसी एम्प्लॉइज को, और कैसे, उनको कई सारी वार्निंग्स, कई चेतावनियां देने के बाद। चलिए, लास्ट वर्ड आज का हस्बेंड्री। हस्बेंड्री को एनिमल हस्बेंड्री भी बोलते हैं। एनिमल साथ में आ भी सकता है, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं। हस्बेंड्री का मतलब क्या होता है? पशुपालन करना लेकिन खेती की ज़मीन पे। पशुपालन करना लेकिन खेती के साथ, खेती की ज़मीन पे। अगर आपका खेत है, वहाँ पे आपने कुछ उगा रखा है, साथ में दो गायें, 4 भैंसें, 2 बकरियाँ, है ना, ये सब रखे हुए हैं, कैटल रखे हुए हैं, तो आप हस्बेंड्री के पेशे से बिलोंग करते हैं। एनिमल हस्बेंड्री भी बोल सकते हैं, एनिमल लिखना ज़रूरी नहीं है। हस्बेंड्री इज़ द प्राइमरी लाइवलीहुड फॉर पीपल लिविंग इन हार्श क्लाइमेट्स। हस्बेंड्री जो है, खेती के साथ में पशुपालन जो है, मुख्यतः आय का स्रोत है, प्राइमरली लाइवलीहुड है उन लोगों का जो हार्श क्लाइमेट में रहते हैं, बहुत गर्मी या बहुत सर्दी में रहते हैं। चलिए, डिटेल में हो गए 6-7 वर्ड से। अब आ जाओ आर्टिकल पे। ये नया इनिशिएटिव आपको कैसा लगा ज़रूर से बताना। जो लोग पुराने के हिसाब से चलना चाह रहे हैं वो पुराने वाला हिसाब भी चलता रहेगा, लास्ट में आपको अपडेटेड जो है वो कैब मिलती रहेंगी। और जो लोग डेट वाइज एडिटोरियल को चाहते हैं वो ऊपर अपनी डेट खोज के एडिटोरियल को पढ़ सकते हैं और वो कैब को सीख सकते हैं। आर्टिकल पे आएंगे, एक समरी आपको दें किस बारे में लिखा हुआ है पता लगे। देखिए, समरी ये है कि हिंदुइज्म और ख़ास करके वैदिक कल्चर, इसमें गाय को यानी काऊ को माना गया सेक्रेड, मदर का यानी माँ का दर्जा दिया गया है। और इसका एक सिंपल सा रीज़न है, वैदिक कल्चर में और हिंदुइज्म में गाय जो है लाइफस्टाइल का पार्ट रही है लोगों के। हर आदमी घर पे एक गाय तो रखने की कोशिश करता ही था, और गाय के दूध पे लोगों के पूरे परिवार पल जाते थे। लाइफस्टाइल का पार्ट होने की वजह से गाय को बहुत इंपॉर्टेंट दर्जा दिया गया था फैमिलीज़ के अंदर। अब ये दर्जा आज भी कायम है, और हिंदुइज्म में आज भी गाय को माँ मान करके इज्जत दी जाती है। और इसी सिलसिले में 2005 में हमारी सुप्रीम कोर्ट ने एक रूलिंग दी कि क्योंकि गाय को मारने से देश में डिसहार्मनी होती है, दंगे होते हैं, इसलिए काऊ का स्लॉटर जो है बैन किया जाता है, गौ हत्या पे बैन है। अब देखो, गौ हत्या पे बैन लगाना ये सब चीज़ होना बिल्कुल ठीक है डेमोक्रेटिक तरीके से, लेकिन हुआ क्या, इसके बाद में, इस रूलिंग के बाद में, जिन स्टेट्स में बीजेपी की गवर्नमेंट है, वहाँ पे कुछ काऊ विजिलेंटिस पैदा हो गए, और ये बोलते हैं अपने आप को गोरक्षक। ऐसे लोग जो अपना एक ग्रुप बना के चलते हैं हथियारों के साथ और खुद को गोरक्षक बोलते हैं, और किसी भी आदमी को जान से मारने में गुरेज परहेज नहीं करते हैं अगर इनको शक हो जाए वो आदमी काऊ स्लॉटर में इन्वॉल्व है। हमारा आर्टिकल कह रहा है कि काऊ स्लॉटर बैंड है, तो ये काम कोर्ट का और कानून का देखने का है कि किस बैन को कैसे इंप्लीमेंट करना है। लोगों का हथियार उठा करके धर्म की रक्षा करना एक हिपोक्रेसी है, क्योंकि धर्म को बचाने के लिए आप इंसानी जान लेने को तैयार हो तो आप धार्मिक आदमी तो बिल्कुल भी नहीं हो, आप एक हत्यारे हो। और साथ ही पुलिस को, सरकार को नसीहत दे रहा है कि आप भी जागो नींद से, धर्म के नाम पे होती हुई, रिलीजन के नाम पे होती हुई इन हत्याओं को, इन मर्डर्स को रोको, है ना। आज की टोन है कंडेम कर रहा है काऊ विजिलेंटिस को, साथ ही पुलिस को और सरकार को इनएक्शन के लिए इस पूरे मामले पे। चलिए, अब शुरू करते हैं आर्टिकल को। थोड़ा सा सोशली सेंसिटिव मुद्दे पे है, अपना काम है इससे सीखना, सारी इंफॉर्मेशन आप गैदर करो, हर एस्पेक्ट को जानो, और फिर उसके बाद अपनी जो भी ओपिनियन आप बना सकते हैं, दैट इज़ अप टू यू। पहले सब चीज़ों के बारे में जानना चाहिए। कह रहा है द स्कर्ज ऑफ मर्डर्स वेयर कैटल ट्रेडर्स और ट्रांसपोर्टर्स हैव बीन अटैक्ड
by self-styled cow vigilantes has surfaced again in Karnataka. On Saturday, a 39-year-old assistant driver of a van transporting cattle was allegedly tortured and killed by a right-wing activist and his associates. कह रहे जो स्कर्ज है, बीमारी है, आफत है, और किसकी? हत्याओं की, मर्डर्स की। और कहाँ पे? कह रहे जी जहाँ पे कैटल ट्रेडर्स जो हैं, जानवरों के व्यापारी जो हैं, या उनके ट्रांसपोर्टर जो हैं, जानवरों को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने वाले जो हैं, कह रहे उनको अटैक किया गया है, हैव बीन अटैक्ड। और किसके द्वारा? ऐसे काउ विजिलेंटीज के द्वारा, ऐसे काउ रक्षकों के द्वारा जो सेल्फ स्टाइल्ड हैं, अपने हिसाब से ही विजिलेंटी बने हुए हैं, किसी का भी मर्डर करने में परहेज नहीं करते हैं। कह रहे ये जो ट्रेडर्स हैं, इनको अटैक किया जाता है इन विजिलेंटीज के द्वारा। कह रहे ये बीमारी जो है ना, ये आफत जो है मर्डर्स की, ये सरफेस हो गई है, उभर करके आ गई है फिर एक बार कर्नाटका नाम के इस स्टेट में। और हुआ क्या कर्नाटका में? अब देखो डैश लगा के उस घटना के बारे में बता रहा है। कह रहा है जी शनिवार को 39 साल का एक असिस्टेंट ड्राइवर यानी कि खलासी, और किसका? एक वैन का, जो ट्रांसपोर्ट कर रही थी, एक जगह से दूसरी जगह ले जा रही थी पशुओं को, गायों को, भैंसों को। कह रहे जब ये ड्राइवर को एलिजिडली टॉर्चर किया गया, कथित तौर पे इसको प्रताड़ित किया गया, मारा पीटा गया और मार दिया गया, जान से किल कर दिया गया एक राइट विंग एक्टिविस्ट के द्वारा। एक ऐसे एक्टिविस्ट के द्वारा जो राइट विंग को सपोर्ट करता है, जो रिलीजियस आइडियोलॉजीज के नाम पे खून खराबा करने को तैयार होता है, और उसके एसोसिएट्स के द्वारा, इस राइट विंग एक्टिविस्ट के दोस्तों या इसके साथियों के द्वारा। आगे बात समझ में? सेंटेंस थोड़ा लंबा है, कॉम्प्लिकेटेड है, पीस बाय पीस आपको पढ़ा है, एक बार रिपीट कर रहा हूँ, फिर स्ट्रक्चर को देखेंगे। बीमारी, ये जो आफत है मर्डर्स की, जहाँ पे कैटल के ट्रेडर्स, ट्रांसपोर्टर्स को मार दिया जाता है गो रक्षकों के द्वारा, ये बीमारी फिर उभर करके आई है इसी कर्नाटका स्टेट में, जिसमें शनिवार को 39 साल का एक खलासी था, ड्राइवर था, असिस्टेंट ड्राइवर, एक वैन में, और वही वैन थी जो ट्रांसपोर्ट कर रही थी पशुओं को एक जगह से दूसरी जगह। कह रहे एक खलासी को कथित तौर पे टॉर्चर किया गया, फिर इसको मार दिया गया राइट विंग एक्टिविस्ट के द्वारा। राइट विंग वाले वो होते हैं जो धार्मिक तौर पे थोड़े से एक्सट्रीमिस्ट होते हैं। ये हिंदू या मुस्लिम की बात नहीं है, मुस्लिम राइट विंग एक्टिविस्ट भी आपको मिलेंगे। असादुद्दीन ओवैसी हैं, अकबरुद्दीन ओवैसी हैं ना, वो मुस्लिम एक्टिविस्ट है राइट विंग के। हिंदू एक्टिविस्ट आपको मिलेंगे आरएसएस वाले और बीजेपी वाले। तो ये जो आदमी था, इसको मार दिया गया राइट विंग एक्टिविस्ट के द्वारा और उसके एसोसिएट्स, उसके दोस्तों के द्वारा। स्कर्ज की वर्ब है हैज सरफेस्ड। स्कर्ज का मतलब होता है जी, समझ गए ना, बीमारी, आफत। सरफेस का, स्कर्ज का, सरफेस का मतलब होता है किसी चीज़ का उभर करके आना। ट्रेडर्स और ट्रांसपोर्टर्स, इनकी वर्ब है हैव बीन अटैक्ड, पैसिव वॉइस में। ड्राइवर जो है असिस्टेंट ड्राइवर, इसका मतलब आप समझ गए ना, कंडक्टर, खलासी, इसकी वर्ब है वॉज टॉर्चर्ड एंड वॉज किल्ड। वॉज प्लस में V3, वॉज प्लस में V3, पैसिव वॉइस में। और कुछ देखने वाला इसमें है नहीं। विजिलेंटी आप समझ ही गए हैं, ऐसा आदमी जो कानून को अपने हाथ में ले ले, कानून को बचाने के चक्कर में, है ना। चलिए, एक ग्रामर कॉन्सेप्ट है इस सेंटेंस में, आगे करवाऊंगा, थोड़ा सा पहले फ्लो बनाते हैं। कह रहा है जी द इंसिडेंट मस्ट बी सीन एज वन अमंग रिकरिंग मर्डर्स एक्ट्स अक्रॉस स्टेट्स बट प्रीडोमिनेंटली इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया। कह रहे ये जो इंसिडेंट है, ये जो इंस्टेंस है, ये जो घटना है, इसको देखा जाना चाहिए, मस्ट बी सीन। और किस तरह से? वन, उस वाली घटना की तरह से, एज वन, जो कई सारी रिकरिंग मर्डर्स एक्ट्स में से है, कई सारे बार बार होने वाले मर्डर वाली घटनाओं में से है, जो अक्रॉस स्टेट्स हो रही हैं, कई स्टेट्स में हो रही हैं। कह रहे लेकिन प्रीडोमिनेंटली हो रही हैं, मुख्यतः या प्राइमरली हो रही हैं उत्तर भारत में, नॉर्थ ऑफ इंडिया में। तो ये इंसिडेंट वही वाला है जो पहलू खान वाला आप जयपुर में सुनते हैं, अलवर में सुनते हैं, है ना। वही इंसिडेंट जो है अभी कर्नाटका में आपको मिल रहे हैं, उन्हीं का एक पार्ट है। इंसिडेंट की वर्ब है मस्ट बी सीन। रेकरिंग मतलब जो बार बार रेकर हो। प्रीडोमिनेंटली एक एडवर्ब है, इसका मतलब होता है मेनली, मोस्टली या लार्जली, मुख्य तौर पे या प्राइमरली, है ना, प्राइमरली। चलिए, कह रहे जी फ्रॉम द मर्डर ऑफ पहलू खान इन राजस्थान हु वॉज ट्रांसपोर्टिंग कैटल टू मोहम्मद अखलाक इन दादरी यूपी on the suspicion of storing cow meat, it was proven to be false. Two tribal men lynched by alleged activist of Bajrang Dal in Soni, MP, यानी कि मध्य प्रदेश, and scores of such incidents. देखो ये सेंटेंस तो अभी ख़त्म नहीं हो रहा, ये सेंटेंस यहाँ से लेके यहाँ तक अभी तो शुरू ही नहीं हुआ, ये समझो। अब ये तो इसने एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है, एक्चुअल सेंटेंस तो इसके बाद शुरू हो रहा है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो एक काम करें, पहले इतना ही पढ़ लेते हैं, एडिशनल इन्फॉर्मेशन पहले सीख लेते हैं। कह रहा है जी फ्रॉम, ध्यान देना फ्रॉम और टू पे। फ्रॉम का मतलब है जी यहाँ से। कह रहा है जी मर्डर से लेकर के पहलू खान नाम के आदमी के राजस्थान में। कौन पहलू खान? जो कि ला ले जा रहा था, ट्रांसपोर्ट कर रहा था पशुओं को। कह रहा है जी यहाँ से लेकर के,
और कहाँ तक, मोहम्मद अखलाक के मर्डर तक, दादरी में यूपी में जो हुआ था सस्पिशन पे, जो हुआ था शक पे, स्टोर करने का काऊ के मीट को, बीफ को अपने पास रखने का। बाद में बता रहा है कि ये बाद में प्रूव हो गया टू बी फॉल्स, ये सस्पिशन गलत था, लोगों ने वैसे ही मार दिया मोहम्मद अखलाक को। कह रहा है जी यहाँ से लेकर के अगर यहाँ तक आप देखो, पहलू खान से लेकर के मोहम्मद अखलाल तक की घटनाओं को देखें, और कह रहे फिर वहाँ से भी अगर आप चले जाएं 2 ट्राइबल मैन के मर्डर तक, जो लिंच्ड हुए थे, जो मारे गए थे भीड़ के द्वारा, और किसके द्वारा, अलेजेड एक्टिविस्ट के द्वारा, बजरंग दल के, और ये काम हुआ था सियोनी एमपी में। और कह रहे जी और भी स्कोर्स ऑफ का मतलब है बहुत सारे दूसरे, अलॉट ऑफ, कह रहे जी स्कोर्स ऑफ या अलॉट ऑफ सच इंसिडेंट्स। कह रहे यहाँ से लेकर के यहाँ तक और यहाँ से लेकर के यहाँ तक अगर आप देखें, अब देखो सेंटेंस क्या है। कह रहे जी हुआ ये, द विनल्टी ऑफ दोज कमिटिंग द मर्डर्स हैज़ बीन मैच्ड बाय द एक्यूटी बाय लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज। कह रहे जो विनल्टी है, विनल्टी मतलब करप्टनेस, डिसऑनेस्टी, बेईमानी, ठगीबाजी। कह रहे जी जो करप्टनेस है इन लोगों की जो कमिट कर रहे हैं मर्डर को, जो ये हत्यारे हैं, वो मैच्ड बाय हो रही है, वो पूरे तरीके से बराबर पड़ रही है। और किसके बराबर पड़ रही है, उस समझदारी के, उस एक्यूटी के, उस तेज़ दिमाग के, जो है सुरक्षा बलों के द्वारा, हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के द्वारा। और किस चीज़ में, इम्प्लीमेंट करने में कॉ स्लॉटर लॉज को, ऐसे स्लॉटर के लॉज को, काऊ के जो सरकार ने बनाए हुए हैं उनको अमल में लाने में। अच्छा ये इम्प्लीमेंट क्यों करना है, ताकि टू फाइंड अ प्रिटेक्स्ट फॉर दीज एक्ट्स वाइल नॉट ब्रिंगिंग दोज रिस्पॉन्सिबल टू बुक, ताकि फाइंड किया जा सके एक बहाने को, प्रिटेक्स्ट को, इन हरकतों के लिए, इन एक्ट्स के लिए, जबकि ना ब्रिंग किया जा सके उन लोगों को जो रिस्पॉन्सिबल हैं बुक तक, कानून के दायरे तक। लंबा सेंटेंस है और मेरे ख्याल से इससे कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस आपने कम ही देखे होंगे, है ना, इस तरह के कुछ भी नहीं है अगर आप इसको ब्रेक कर दें। ये ऊपर वाला पार्ट तो बताया जी कहाँ से कहाँ तक। कह रहा है जी पहलू खान से लेकर के अखलाक तक, और अखलाक से लेकर के 2 आदिवासियों तक एमपी में हुआ यही। आपको ये देखने को मिलेगा कि जो ये हत्यारे हैं ना, इन हत्यारों की जो विनल्टी है, जितने ये ख़राब है, जिनकी जो बदमाशी है, ये उतनी ही बराबर है उस पुलिस की तेज़ दिमागी के, एक्यूटी के। और तेज़ दिमागी पुलिस किस में करती है, अच्छे काम में नहीं, गलत काम में। कैसे भी करके ये ऐसे इम्प्लीमेंट करती है पुलिस काऊ स्लॉटर के लॉज को, ताकि इनको बहाना मिल जाए कि जो हत्या का एक्ट हुआ है ना उसको ये जस्टिफाई कर सकें, है ना, इन एक्ट्स का जो है कुछ बहाना बता सकें कि नहीं 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 ये एक्ट तो जानबूझ के नहीं किया गया, ये एक्ट तो ऐसे हो गया, ये घटना, ये मौत, ये जो किलिंग है इसका तो ये रीज़न था। तो इस तरीके से काऊ स्लॉटर लॉज को इम्प्लीमेंट पुलिस करती है अपना दिमाग लगा के, ताकि इन एक्ट्स को जस्टिफाई कर दे, और जिन्होंने मारा है उन मारे हुए लोगों को ब्रिंग तक ना किया सके, बुक तक, है ना, उनको कानून के दायरे में लाया ना जा सके। समझे, इस तरह का सेंटेंस बना हुआ है। इन लोगों की बदमाशी, पुलिस की समझदारी बराबर ही है, और पुलिस समझदारी दिखाती है कैसे भी करके, बहाना करके इन लोगों को कानून के दायरे से बाहर रखने के लिए। विनल्टी की वर्ब है हैज़ बीन मैच्ड, एक्यूटी मतलब विजडम, एक्यूमन, पर्सपिकेसिटी, शार्पनेस, श्रूडनेस, बताया था ना आपको, तेज़ दिमागी। प्रिटेक्स्ट का मतलब होता है बहाना, एक्सक्यूज़, गाइस। अच्छा इट की वर्ब है वॉज प्रूवन, ये आया है दादरी के केस के लिए, अखलाक के केस के लिए, दादरी में। इस केस में प्रूव हुआ था कि इसने, अखलाक ने, कोई भी काऊ मीट को स्टोर नहीं किया है। फ्रॉम से टू वाला जो पूरा जो है आप इसमें यहाँ पे जोड़ा देखेंगे, फ्रॉम, टू एंड टू। चलिए आगे बढ़ते हैं, लंबा हो गया सेंटेंस है ना काफ़ी। कह रहे जी आगे, दैट द मर्डर्स ऑफ पहलू खान वर एक्विटेड फॉर द लैक ऑफ प्रॉम्प्ट पुलिस एक्शन इज एम्ब्लेमेटिक ऑफ दिस ट्रेंड। कह रहा जी दैट, ये बात की, और कौन सी बात, कि जो हत्यारे थे पहलू खान के राजस्थान में, ये एक्विट हो गए, बाइज्जत बरी हो गए। और क्यों एक्विट हुए, लैक ऑफ पुलिस एक्शन के वजह से। पुलिस का कोई प्रॉम्प्ट एक्शन, कोई इमीडिएट एक्शन या स्विफ्ट एक्शन नहीं आया, उस एक्शन की जो है लैक की वजह से इसको छोड़ना पड़ा पहलू खान के हत्यारों को। कह रहे ये जो बात है ना दैट, ये एम्ब्लेमेटिक है, ये सिम्बॉलिक है, ये मुख्यतः आपको एग्जाम्पल की तरह पेश की जाती है इस ट्रेंड के लिए, इस रुझान के लिए जो ऊपर आपको बताया गया है। पुलिस अगर 2 महीने 4 महीने तक मर्डर की ढंग से छानबीन ही नहीं करेगी, सारी एविडेंस को खो देगी, तो बाद में वो केस अपने आप ही कमज़ोर हो जाएगा और गोरक्षक को, काऊ विजिलेंटी को अपने आप कोर्ट से बेल मिल जाएगी। ठीक है, तो ऐसा इनकी मंशा रहती है। दैट की वर्ब है इस, मर्डर्स की वर्ब है वर एक्विटेड, एक्विट करना यानी किसी को बाइज्जत बरी करना। प्रॉम्प्ट का मतलब है तेजी से, जल्दी से, स्विफ्टली या फास्ट। कह रहे जी द रेकरेंस ऑफ दीज एक्ट्स is also a consequence of the emboldening of these right-wing activists who show little regard for human lives as opposed to their perceived religious beliefs on cow slaughter.
कह रहा है जी जो बार बार होने का जो काम है, रेकरेंस जो है, पुनरावृत्ति जो है इन मर्डर की घटनाओं की, ये एक कॉन्सिक्वेंस है, ये एक नतीजा है ऐसे राइट विंग एक्टिविस्ट का, ऐसे इन हत्यारों का जो एम्बोल्डन हो रहे हैं, जो उदंड होते जा रहे हैं। एम्बोल्डन करना, किसी को इनकरेज करना, अपलिफ्ट करना, किसी को हौसला या जो है ताकत देना, एम्पावर करना। तो ये जो राइट विंग एक्टिविस्ट है ना, बहुत ज़्यादा एम्बोल्डन हो चुके हैं। इनको लगता है कि सरकार हमारी है तो मार देंगे किसी को भी गाय रक्षा के नाम पे। तो ये रिकरेंस जो है ना, इनके उदंड होने का एक नतीजा है। अब ये कौन एक्टिविस्ट? ये वही लोग हैं जो दिखाते हैं ना के बराबर इज्जत या रिगार्ड इंसानी ज़िंदगी के लिए, और किसके उल्टा? एज अपोज टू अपनी उन परसीव्ड रिलीजियस बिलीफ से उल्टा जो है काउ स्लॉटर को लेकर के। परसीव्ड का मतलब है अंडरस्टूड या कंसीडर्ड। तो इनकी अंडरस्टैंडिंग में जो इनका बिलीफ है काउ स्लॉटर को लेकर के कि काउ को नहीं मारना चाहिए, तो काउ की जान की तो बहुत रिगार्ड है, तो उसके बिल्कुल उल्टा ह्यूमन की जान की कोई रिगार्ड नहीं है इन लोगों को, राइट विंग एक्टिविस्ट को। समझ में आ रहा है सेंटेंस कैसा बना हुआ है? रेकरेंस की वर्ब है इज, हु की वर्ब है, हु की वर्ब है शो। ठीक है, हु आया इन एक्टिविस्ट के लिए, प्लूरल जो है एंटीसीडेंट है हु का, इसलिए वर्ब को भी प्लूरल रखा गया है। परसीव्ड मतलब जिस तरह से आप किसी चीज़ को अंडरस्टैंड करते हो, समझते हो, है ना, वो आपका परसेप्शन या होता है। परसीव वर्ब से परसेप्शन नाम का नाउन अपने बनाते हैं। चलो, कह रहे जी अनदर कॉमन फैक्टर दैट इज मोर ऑफन द केस इज दैट दीज एक्ट्स रिकर इन स्टेट्स रूल्ड बाय द बीजेपी। कह रहा दूसरा एक कॉमन फैक्टर जो कि ज़्यादा ऑफन होता है इन केसेस में, एक दूसरी ऐसी घटना जो कि ज़्यादातर आप पाई जाती है इन केसेस में, वो ये है कि ये सारी घटनाएं मर्डर की होती हैं बार बार रिकर उन स्टेट्स में जिनमें सरकार बनी हुई है बीजेपी की, जो रूल्ड बाय द बीजेपी हैं, एंड आर जनरली कंडोन्ड बाय इट्स फेलो ट्रैवलर्स इन संघ परिवार। और ये घटनाएं जनरली कंडोन की जाती हैं, नज़रअंदाज की जाती हैं इस बीजेपी के हमदर्दों के द्वारा, ट्रैवलर्स के द्वारा संघ परिवार में। फेलो ट्रैवलर मतलब जो आपके साथ में चले किसी सफ़र में, या फिर जो आपका हमदर्द हो किसी मिशन पे, है ना, आप कुछ काम कर रहे हो, कोई अभियान चला रहे हो, तो जो लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं ना, वो आपके फेलो ट्रैवलर्स हैं। तो बीजेपी के फेलो ट्रैवलर्स ऑफकोर्स संघ परिवार हैं, वो लोग भी काउ जो है विजिलेंटिज्म को नज़रअंदाज करते हैं। चलिए, कॉमन फैक्टर की वर्ब है इज, दैट की वर्ब है इज, दैट आया है कॉमन फैक्टर के लिए, फैक्टर सिंगुलर तो दैट की वर्ब भी सिंगुलर। एक्ट्स की वर्ब है रिकर और एक्ट्स की दूसरी वर्ब है आर। दीज एक्ट्स रिकर, ये एक्ट्स होते हैं बार बार, और दीज एक्ट्स आर, और ये एक्ट्स हैं इस प्रकार के, है ना, आर कंडोन पैसिव वॉइस में। कंडोन आप देख ही चुके हैं, किसी भी चीज़ को नज़रअंदाज करना, है ना, देख के भी अनदेखा करना, टर्न अ ब्लाइंड आई टू समथिंग करना। चलो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पैराग्राफ पे। नेक्स्ट वाला छोटा है, एक ग्रामर कॉन्सेप्ट ऊपर छूट गया था, फटाफट इसको देख लेते हैं। कॉन्सेप्ट बड़ा आसान है, ये 5-6 वर्ड्स आपके सामने लिख दिए मैंने, जो देखने में आपको लगेंगे सिंगुलर हैं, लेकिन ये सिंगुलर नहीं है, ये प्लूरल वर्ड जो है वर्ड्स हैं। जेंट्री, पोल्ट्री, पीपल, वर्मिन, कैटल और पुलिस। इनको हमेशा आपको प्लूरल की तरह यूज़ करना है। पुलिस कभी कभी सिंगुलर की तरह यूज़ होता है, लेकिन 0.1 जो है केसेस में, वो आपको मैंने जो है दूसरा वाला कलेक्टिव नाउन की जो क्लास है उसमें करवाया हुआ है ना। जनरली पुलिस को प्लूरल ही ट्रीट करना है। कैटल मतलब जानवर, वर्मिन मतलब कीड़े, पीपल मतलब लोग, जेंट्री का मतलब होता है अमीर या कुलीन लोग, किसी भी एरिया के सबसे पैसे वाले धनवान लोग। पोल्ट्री का मतलब होता है मुर्गियाँ और बतखें वगैरह जो रहती है ना, मुर्गियों के बारे में पोल्ट्री। कुछ क्वेश्चन बना के दिखा देता हूँ ताकि इस दिमाग में बैठे कॉन्सेप्ट। द पुलिस हैज़ हैव रेड इट एंड शट डाउन द क्लब दैट द जेंट्री ऑफ द सिटी विजिट या विजिट्स रेगुलरली। पुलिस ने रेड मार के बंद कर दिया है उस क्लब को जिसको सिटी के बड़े घराने के लोग जो हैं, जेंट्री के लोग जो हैं, रेगुलरली विजिट किया करते हैं। पुलिस के लिए हैव लगेगा ऑफ कोर्स, ठीक है, और जेंट्री के लिए भी विजिट लगेगा, विजिट्स की जगह ऑफ कोर्स। सही वर्ब को चूज़ करना था, आप प्लूरल वर्ब को चूज़ कर रहे हैं क्योंकि ये नाउन से प्लूरल है। देखने में पुलिस लग रहा होगा सिंगुलर है, देखने में जेंट्री लग रहा होगा सिंगुलर है, लेकिन है ये प्लूरल, है ना। द कैटल ऑन द रोड्स इज या आर रियल मेनेस एंड पब्लिक हेल्थ एजेड। जो जानवर हैं सड़कों पे, जो कैटल हैं रोड्स पे, वो रियल मेनेस हैं, सही में एक बहुत बड़ा डेंजर है। मेनेस का मतलब है इविल सोर्स ऑफ डेंजर, बहुत ही खराब एक जो है खतरे का जो है, समझ गए ना, जरिया। तो ये कैटल बहुत खराब खतरा है, मेनेस है, पब्लिक हेल्थ हैजर्ड है, लोगों के लिए, लोगों की जान के लिए मेनेस है। कैटल को प्लूरल ट्रीट करवाना है, वर्ब लगाएंगे प्लूरल, यहाँ लगेगा आर। वैसे ही पीपल लिविंग ऑन द स्ट्रीट्स इज या आर कॉल्ड होमलेस। वो लोग जो सड़कों पर रहते हैं उनको बेगर कहा जाता है या होमलेस कहा जाता है। पीपल के लिए भी आपको आर लगाना है। अब पीपल के लिए आर लगा रहे हो, लेकिन पीपल से एक स्ट्रक्चर और बनती है, अ स्पेशल टाइप ऑफ पीपल। Japanese are an honest people, अफगान आर अ ब्रेव पीपल, जर्मन आर
एन इंटेलिजेंट पीपल, इंडियन आर अ लविंग पीपल। तो अ इंटेलिजेंट, एन ऑनेस्ट, अ लविंग, अ ब्रेव, तो ये जो अ पीपल है ना, अ प्लस में एडजेक्टिव ऑफ पीपल, ये बिल्कुल सही जो है स्ट्रक्चर है इंग्लिश में। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जापान जो है एक ऑनेस्ट टाइप के लोग हैं। आ रही बात समझ में? यहाँ पे एन ऑनेस्ट पीपल लिखा है ना, इसको आप ऐसा समझ सकते हैं, अगर आपको कन्फ्यूजन आए इसमें कभी भी, आप इसको ऐसा समझे, एन ऑनेस्ट टाइप ऑफ पीपल। ठीक है, ऐसा समझोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये अ ऑनेस्ट, एन ऑनेस्ट पीपल, अ ब्रेव पीपल, अ लविंग पीपल बिल्कुल ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर बिल्कुल याद रखनी है, पीपल को सिंगुलर माना गया है इस स्ट्रक्चर के अंदर। चलिए आगे बढ़ेंगे, एडवांस वाला पोर्शन करवा दिया इस कॉन्सेप्ट का आपको। अब आ जाओ नेक्स्ट पैराग्राफ पे, सरकार के लिए कुछ सजेशंस होंगे इसके अंदर। कह रहा है जी, द अपोजिशन इन कर्नाटका हैज़ राइटली sought to put the government in the dock and to highlight how this could foster communal disharmony। कह रहा है जो विपक्ष की सरकार है कर्नाटका में, विपक्ष है जो, उसने सही तरीके से सॉर्ट किया है, राइटली इस चीज़ को सीख किया है। सॉर्ट करना, किसी काम को करने की कोशिश करना। और ये सॉर्ट क्या किया इन्होंने सॉर्ट किया है पुट करना, एक सेकंड रुकना है ना, इन्होंने सॉर्ट किया है कि ये पुट करें सरकार को इन द डॉक। पुट समवन इन द डॉक का मतलब है किसी को कटघरे में लाना। डॉक मतलब कटघरा, पुट समवन इन द या प्लेस समवन इन डॉक का मतलब है किसी को कटघरे में लाना। कह रहे सर, इन्होंने बिल्कुल सही किया है सरकार को कटघरे में ला करके, और हाईलाइट करके इस चीज़ को कि कैसे ये चीज़ फोस्टर कर सकती है, भड़का सकती है या पाल पोस के बड़ा कर सकती है कम्युनल डिसहार्मनी को, सांप्रदायिक जो है समझ गए ना, डिसहार्मनी को, अशांति को। डिसहार्मनी क्या होती है, जब हार्मनी का अभाव होता है, हॉस्टिलिटी होती है, कड़वाहट होती है ना। तो पोपोजिशन ने यही बोला कि सरकार की गलती है, सरकार क्योंकि हमलों पे कोई एक्शन नहीं ले रही, इसकी वजह से डिसहार्मनी जो है समाज के अंदर फैलती जा रही है। ऑपोजिशन की वर्ब है हैज सॉट, दिस की वर्ब है कुड फोस्टर। फोस्टर का मतलब होता है नर्चर करना, किसी चीज़ को बड़ा करना, पाल पोस के, है ना, पाल पोस के बड़ा करना। पुट समवन इन द डॉक, किसी को कटघरे में खड़ा करना, किसी आदमी से सवाल पूछना। कह रहे जी, एनी dilly dallying by the Karnataka police in bringing the guilty to book will be a signal that this is a repetition of the injustices that were committed against पहलू खान and others। कह रहा है अगर कोई भी टाल मटोल हुआ, डिली डैलिंग हुई, प्रोक्रेस्टिनेशन हुआ कर्नाटका पुलिस के द्वारा, और किस काम में, लाने में गिल्टी को, इस पूरे मामले में गुनहगार को बुक तक लाना, मतलब किसी आदमी को कानून के दायरे में, कानून के शिकंजे में लाना। कह रहे जी, कानून के शिकंजे में लाने में अगर गिल्टी आदमी को कोई भी ढिलम ढाल किया कर्नाटका की पुलिस ने, तो वो एक सिग्नल होने वाला है इस चीज़ का, दैट कि ये भी एक रेपिटेशन होगा, ये भी एक रिपीट होगा उन सारे अन्यायों का, उन सारे इनजस्टिस का जो कमिट किए गए थे पहलू खान और दूसरे कई लोगों के मर्डर्स के, इन लोगों के साथ। तो पहलू खान में राजस्थान पुलिस ने काम नहीं किया, अखलाक में यूपी पुलिस ने काम नहीं किया, अब कर्नाटका पुलिस भी अगर काम ना करे तो समझ लेना वही ये जो है ना ढर्रे पे चल रही है पुलिस, काऊ हत्यारों को हाथ डालने से डरती है। डिली डैलिंग की वर्ब है विल बी, दिस की वर्ब है इज, दैट की वर्ब है विल वर कमिटेड। कह रहा है मोर सो द रिपीटेड नेचर ऑफ दीज एक्ट्स कॉल्स इनटू क्वेश्चन द आउटकम ऑफ रिसेंट जूरिस्प्रूडेंस ऑन कैटल स्लॉटर। कह रहा है उससे भी ज़्यादा जो बार बार होने वाली प्रकृति है इन घटनाओं की, रिपीटेड एक्ट ऑफ नेचर है इन एक्ट्स का। कह रहे जी, ये कॉल इनटू क्वेश्चन करता है, सवालों के कटघरे में खड़ा करता है उस आउटकम को, उस नतीजे को जो है रीसेंट जूरिस्प्रूडेंस का, काउ स्लॉटर को लेकर के। जूरिस्प्रूडेंस का मतलब होता है लीगल फिलॉसफी, हमारी कोर्ट का नज़रिया, किसी मामले को लेकर के कोर्ट का जस्टिस करने का सिस्टम। तो कह रहा है जो रीसेंट जूरिस्प्रूडेंस कोर्ट ने बनाई हुई है, जो सिस्टम बनाया हुआ है काउ स्लॉटर को डील करने का, उस सिस्टम पे भी सवाल खड़े करता है। अब ये कौन सा सिस्टम है भाई, कहाँ से आया है? कह रहा है जी, द 2005 जजमेंट बाय द सुप्रीम कोर्ट इन पर्टिकुलर which banned cattle slaughter based on an expensive interpretation of the directive principles of state policy। कह रहा है जी, ये है 2005 की एक जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, खास करके इन पर्टिकुलर, जिसने बैन कर दिया गौ हत्या को, और किस आधार पे एक एक्सपेंसिव इंटरप्रिटेशन के, एक बहुत ही डिटेल्ड सी एक्सप्लेनेशन के, इंटरप्रिटेशन समझ गए, व्याख्या, एक्सपेंसिव मतलब बहुत डिटेल्ड, जिसका एक्सपेंशन बहुत बड़ा हो, और ये व्याख्या थी हमारे नीति निर्देशक तत्वों की, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की। और किसके साथ साथ, बिसाइड्स आर्टिकल 48, 48(1), 51A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इन सभी आर्टिकल्स के साथ साथ। तो इन सभी चीज़ों पे भी सवाल उठते हैं कि क्या ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट सही थी
ये जूरिस्प्रूडेंस इनका ठीक था। और जो इंटरप्रिटेशन इन्होंने की थी, क्या उस इंटरप्रिटेशन से गो हत्याएं देश में रुक गई हैं, या गो हत्याओं पे होने वाली हत्याएं देश में रुक रही हैं, है ना। नेचर की वर्ब है कॉल्स, विच की वर्ब है बैंड, ठीक है, बैंड। विच आया है सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के लिए। जूरिस्प्रूडेंस बहुत बार आया हुआ वर्ड है आर्टिकल्स में। जजमेंट देने का तरीका, लीगल फिलॉसफी, किसी मामले पे न्याय करने का सिस्टम है कोर्ट का जूरिस्प्रूडेंस। एक्सपेंसिव मतलब जिसका एक्सपेंस बहुत बड़ा हो, जो डिटेल्ड हो। इंटरप्रिटेशन यानी व्याख्या यानी एक्सप्लेनेशन किसी चीज़ पे। अब ये क्या जजमेंट थी, कह रहा जी दिस जजमेंट हैड ओवरटर्न्ड एन अर्लियर रूलिंग इन 1958 विच हैड लिमिटेड द बैन ओनली टू यूजफुल कैटल इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर एंड हस्बेंड्री। कह रहे ये जजमेंट ने ओवरटर्न कर दिया था, इस जजमेंट ने हिला के रख दिया था, कैंसिल कर दिया था, औंधा कर दिया था एक पुरानी रूलिंग को 1958 की, जिसने लिमिट किया था बैन को, और कहाँ तक, सिर्फ काम आने वाले कैटल तक जो इंगेज्ड हैं या तो खेती में या खेती के साथ में पशुपालन में। तो 1958 की कोर्ट की जजमेंट ये थी कि जो गायें दुधारू हैं, जो दूध दे रही हैं, जो खेतों पे काम कर रही हैं, उनका स्लॉटर नहीं किया जा सकता। उनके अलावा कोई गाय आवारा है तो उसका स्लॉटर आप कर सकते हैं, वहाँ पे बैन नहीं लगा रहे। लेकिन 2005 की जजमेंट ने इस बैन को ओवरटर्न कर दिया, इस पहले वाली रूलिंग को, और कोर्ट ने ये बोला कि भाई काउ स्लॉटर के ऊपर देश में रहेगा बैन, है ना। इस तरह का कोर्ट का जो है 2005 का एक जजमेंट है। जजमेंट की वर्ब है हैड ओवरटर्न्ड, विच की वर्ब है हैड लिमिटेड। हस्बेंड्री आप समझ चुके हैं, पशुपालन और खेती को साथ में करने की जो प्रक्रिया है ये कहलाती है एनिमल हस्बेंड्री। अब ये जजमेंट मैंने खैर पढ़ी नहीं है, मैं तो इससे आइडिया लगा रहा हूँ, ये जजमेंट शायद आपको पढ़नी चाहिए, कुछ आइडिया आपको इससे गूगल पे मिलेगा ना। बताना मुझे भी कमेंट्स में क्या जजमेंट थी 2005 की। और आगे बढ़ते हैं। कह रहे जी द जजमेंट्स इंटरप्रिटेशन रिजल्टेड इन स्टेट्स मोस्टली लेड बाय द बीजेपी टू कम अप विद स्ट्रिंजेंट लॉज ऑन काउ स्लॉटर। कह रहे जो जजमेंट की इंटरप्रिटेशन आई, इस जजमेंट की जब व्याख्या हुई, इसका रिजल्ट ये निकला स्टेट्स में, ज़्यादातर जिनमें बीजेपी रूल करती है, कि वो स्टेट्स ही कम अप विद हो गई, स्टेट्स ही निकाल करके लाई बहुत ही कड़े कानूनों को, स्ट्रिंजेंट, रिगरस या स्ट्रिक्ट लॉज को। और ये कानून थे गोवंश की हत्या पे, काऊ के स्लॉटर पे। तो जजमेंट का ये नतीजा निकला कि स्टेट्स ने खुद के भी बड़े कानून बना दिए गौ हत्या को रोकने के लिए, इस जजमेंट को आधार बनाते हुए। कह रहा है और किस में रिजल्ट हुआ, दूसरी चीज़ ये, एंड द स्टिग्मेटाइजेशन ऑफ दलित्स, मुस्लिम्स एंड ट्राइबल्स फॉर देयर डाइटरी हैबिट्स। दूसरा, इससे कुंठाग्रस्त किया गया, स्टिग्मेटाइज किया गया दलितों को, मुस्लिम्स को और आदिवासियों को उनकी खान पान की आदतों की वजह से। क्योंकि जनरली ये तीनों सेक्शंस के अंदर आपको नॉन वेजिटेरियनिज्म मिलेगा, है ना, बहुत प्रेवलेंट मिलेगा। तो इनके खान पान की आदतों को भी स्टिग्मेटाइज किया गया, इनको समझ गए ना, इनको सेंश्योर किया गया, इनकी खान पान की आदतों को बुरा बताया गया इस जजमेंट का सहारा लेके। एंड डिपेंडेंस ऑन कैटल प्रोडक्ट्स फॉर अ लाइवलीहुड, और इन लोगों की जो डिपेंडेंस है, जो निर्भरता है कैटल प्रोडक्ट्स पे, चमड़े पे, कैटल की बीफ पे, लाइवलीहुड के लिए, अपने रोजगार के लिए। तो ये हुआ इस जजमेंट के मदद से। अच्छा, साथ साथ क्या हुआ इसके, कह रहा जी ये सब तो हुआ ही, लॉज तो आई, स्टिग्मेटाइजेशन तो हुआ ही, बिसाइड्स अलाउइंग फॉर इम्प्रूडेंट बिहेवियर बाय सो कॉल्ड विजिलेंटिस। कह रहा जी साथ ही साथ इसने अलाउ फॉर भी कर दिया, पूरी इजाज़त भी दे दी ऐसे बिहेवियर की जो इम्प्रूडेंट था, जो शर्मनाक था, बेशर्मी वाले तौर पे, ब्रेजन था, इंसोलेंट था। और किसके द्वारा, सो कॉल्ड विजिलेंटिस के द्वारा, गोरक्षकों के द्वारा। चलिए, लंबा सेंटेंस है लेकिन पूरा इसको ब्रेक करके फील के साथ आपको समझा दिया ये क्या कहना चाह रहा है। इंटरप्रिटेशन की वर्ब है रिजल्टेड, इट रिजल्टेड इन स्टेट्स कमिंग अप विद देयर स्ट्रिंजेंट लॉज, स्टेट्स, इट रिजल्टेड इन स्टिग्मेटाइजेशन ऑफ दलित्स एंड जो है मुस्लिम्स एंड ट्राइबल्स, एंड इट अलाउड फॉर इम्प्रूडेंट बिहेवियर बाय सो कॉल्ड विजिलेंटिस। ऐसे बना हुआ सेंटेंस। कम अप विद होना, किसी चीज़ को ब्रिंग इन करना, इंट्रोड्यूस करना, सबके सामने लेकर के आना। स्ट्रिंजेंट मतलब कड़ा हो, हार्श हो, रिगरस हो। स्टिग्मेटाइजेशन मतलब किसी चीज़ पे स्टिग्मा बनाना, किसी चीज़ को कुंठित बनाना, किसी काम को गलत करार दे देना, है ना, कि ये काम ही गलत है। लाइवलीहुड आप जानते हैं, रोजगार, ऑक्यूपेशन, आपका जो भी काम करते हो आप। चलिए, इम्प्रूडेंट आप देख चुके हैं, शर्मनाक, बेशर्मी वाले तौर पे शर्मनाक काम कहलाता है इम्प्रूडेंट। आप गलत काम कर रहे हो लेकिन बेशर्मी के साथ कर रहे हो, देन दिस इज योर इम्प्रूडेंट एटीट्यूड। कह रहा है जी इट इज़ नॉट इनफ टू कंडेम दीज एक्ट्स, इट इज़ टाइम येट अगेन फॉर अ जुडिशियल रीथिंक ऑन लेजिस्लेशन ओवर काउ स्लॉटर। कह रहा है जी ये इनफ नहीं है, ये पर्याप्त या काफ़ी नहीं है कि खाली इन घटनाओं को आप कंडेम करें, खाली इनकी क्रिटिसिज्म करें। वक्त आ गया है फिर एक बार येट अगेन, और किसके लिए, जुडिशियल रीथिंक के लिए, न्यायपालिका के पुनर्विचार के लिए, फिर से ख्याल करने के लिए, एक लेजिस्लेशन पे, कानून पे जो बना हुआ है गाँव के स्लॉटर पे, गोवंश की हत्या पे। तो सिर्फ
क्रिटिसाइज़ करने से कुछ नहीं होगा कि मार रहे हैं, काट रहे हैं लोगों को, है ना, ये सब क्रिटिसिज्म से काम नहीं चलेगा। सरकार और कोर्ट को भी बीच में पढ़ के कुछ फिर से सोचना होगा इस पूरे मामले को सोल्यूशन करने के लिए। इट की वर्ब इज़, अगेन इट की वर्ब इज़ कंडेम करना, क्रिटिसाइज़ करना, डिनाउंस करना, सेंश्योर करना। आज का आर्टिकल 10 आउट ऑफ 10 वाली जो है ना रेटिंग, 10 आउट ऑफ 10 नहीं, इसको 11 आउट ऑफ 10 दे दो आप। बहुत ही अच्छा लिखा हुआ है। अगर आप घबरा रहे हैं तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है, ऐसे आर्टिकल्स आपको सीखने की अपॉर्चुनिटी देते हैं। अब जल्दी से अपने क्विज पे आ जाओ। अभी रिसेंट जूरिस्प्रूडेंस क्या कहती है गाय की हत्या पे भारत में, इस आर्टिकल के हिसाब से रिसेंट जो भी चल रही है प्रेवलेंट जो है ना, उसका क्या कहना है। काउ स्लॉटर को पनिशेबल बनाया गया है लाइफ इम्प्रिजनमेंट से। काउ स्लॉटर को बैन कर दिया गया इंडिया में। काउ स्लॉटर जो स्लॉटर है बुल्स का, सांडों का और इनफर्टाइल कैटल का, वो परमिटेड है। या फिर यूजफुल जो कैटल है उनका स्लॉटर परमिटेड नहीं है, प्रोहिबिटेड है। जो गायें दूध देती हैं उनको काटना बैन है। तो चारों में से कौन सी चीज़ आज की डेट में हमारा कानून कहता है। आर्टिकल अच्छे से पढ़ा होगा तभी कर पाओगे, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। फर्स्ट कमेंट में इसका आंसर डाल रहा हूँ, फिर मैच कर लेना वहाँ से, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे पूछ रहा है जी, इन चारों में से कौन सा ऐसा इंसान या ऐसी सेक्शन है जिसकी वजह से लिंचिंग की घटनाएं हो रही हैं गौ रक्षकों के द्वारा। तो क्या रीज़न है, अब ये लिंचिंग क्यों हो रही है गौ स्लॉटर को लेकर के। इन चारों में से किसकी वजह से। पुलिस की ढीलम ढाल की वजह से, बीजेपी के चुपचाप सपोर्ट की वजह से, या फिर काउ विजिलेटिज्म के बहाने वायलेंस करने वाले क्रिमिनल एक्ट की वजह से, या फिर आपको लगता है चारों की वजह से। तो ऑल ऑफ गिवन ऑल्टरनेटिव्स आपका आंसर बनेगा। तीसरे चौथे में 2 ईडियम्स हैं, दोनों ईडियम्स आपको करवा दी गई हैं ऑफकोर्स। देखते ही इनका आंसर निकाल लेना चाहिए आपको। पाँचवें में 1 वर्ड है, खेती के साथ में पशुपालन की जो प्रैक्टिस है उसको क्या बोलते हैं। तो ये सबको आना चाहिए, है ना, 2-3 बार आर्टिकल में आया था ये वर्ड। 6वें में आपको यूज़ करना है वीनल और विनियल में से सही वर्ड को। तो ये दोनों वर्ड्स मैंने आपको करवाए थे, दोनों में डिफरेंस होता है, सही वर्ड को मीनिंग के हिसाब से रखेंगे। 7वें में पूछा है आपसे जी, इनसॉलेंट का मीनिंग क्या होता है। क्या ए है ब्रेजन, या बी है प्यूडेंट, या सी है कंडोन, या डी है कंडेम। अब देखो ऐसा है, हो सकता है आपका आंसर बन जाए ए और बी दोनों, या डी और सी दोनों, या बी और डी दोनों, या ए बी सी तीनों। तो चारों में से जो जो आंसर है ना वो आपको टिक करने हैं। एक आंसर नहीं होगा, हो सकता है 2 या 3 भी आपके आंसर निकले। आपको जितने भी सिनोनिम मिल रहे हैं इंसोलेंट के, चारों में से आपको बताने हैं। लास्ट में 2 एरर्स मिलेंगी आपको। फर्स्ट एरर मिलेगी आपको यहाँ पे इस पोर्शन में, और सेकंड मिलेंगी आपको इस पोर्शन में, ठीक है। चलो आराम से ढूंढो, मुलाकात लेंगे नेक्स्ट पार्ट में आपसे। अंटिल देन एक लाइक और एक शेयर जरूर से सेशन को साइनिंग आउट। कोर्सेज अवेलेबल हैं ऐप पे, जाके फ़ायदा ले सकते हो। टाइम रहते ही कोर्सेज का फ़ायदा लेना है। ऐसा ना हो लास्ट मोमेंट पे आकर के आप मैसेज करें सर 15 दिन रह गए, 1 महीना रह गया। अभी जब वक्त है पढ़ने का तो पढ़ाई पे पूरा ध्यान दो। कंटेंट सारा अवेलेबल है एप्लीकेशन पे, राइटिंग का, एसएससी का और बैंकिंग का। ऐप को जाओ, कमेंट सेक्शन से डाउनलोड करो, फर्स्ट कमेंट से लिंक रखा है। कोई भी क्वेरी हो, ये नंबर है व्हाट्सएप का, टीम से आप मैसेज करके बात कर सकते हैं।